राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के बालकों के लिए मैं इस बार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर लेकर हाजिर हूँ। और इस मॉडल पेपर में इस बार काफ़ी जो बदलाव किए गए हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करा देता हूँ। पेपर पिछली बार की तरह इस बार भी 80 अंक का ही होगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हैं। प्रश्न कम किए गए हैं। पहले 30 प्रश्न आते थे, इस बार 28 प्रश्न हैं। पहले एवे सैदे वाले प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया। इस बार अंक भार आपको दे रखा है। खंड ए में प्रश्नों की संख्या, पहला प्रश्न होगा जिसमें 1 से 10 प्रश्न होंगे एवे सैदे वाले, और 2 से 11 ये जो 10 प्रश्न हैं इनमें एक एक शब्द के या एक एक लाइन के उत्तर आपको देने होंगे। दूसरे भाग में खंड बे में आपको 12 से 19 प्रश्न नंबर 12 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक दिए होंगे, और ये 8 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के होंगे, कुल 16 अंक इनका अंक विभाजन। खंड से में 20 से 23 प्रश्न नंबर 20 से लेकर 23 तक शामिल होंगे, कुल 4 प्रश्न, और ये 4 प्रश्न होंगे आपके लिए 16 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक का होगा। खंड द में प्रश्न नंबर 24 और 25 2 प्रश्न होंगे, और ये 10 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का होगा। खंड ई में या ये में आपके 26, 27 और 28 3 प्रश्न होंगे, सबसे बड़े प्रश्न होंगे, और जो इस मॉडल पेपर में दिए हुए हैं इन्हीं प्रश्नों को ही आपको हूबहू या थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके इन प्रश्नों को रखा जाएगा। तो ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस मॉडल पेपर के। हो सकता है आपको हूबहू मिल जाए इनमें से कुछ प्रश्न, तो इन प्रश्नों को भी गंभीरता से लें। ये जो बड़े प्रश्न हैं 20 से लेकर और 28 तक, इनमें से आपको प्रश्न मिलने की संभावना है। बाकी 1 से लेकर और 19 तक में आपको प्रश्न मॉडल पेपर वाले नहीं मिलेंगे, केवल वो पाठ जो है उसी के अनुसार आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इस बार कुछ विकल्पों की संख्या यानी अथवा वाला जो विकल्प हैं वो कुछ बढ़ाए गए हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है इस बार ज़्यादा अंक प्राप्त करने का। तो कोशिश करें कि इस बार बहुत ही सुनहरा मौका 100 में से 100 अंक लाने का सामाजिक ज्ञान। पहला प्रश्न, अब आपको ये ध्यान रखना है मॉडल पेपर और आपका जो मेन पेपर होगा वो इसकी कॉपी होगी, यानी इसमें मॉडल पेपर में जो प्रश्न, पहला प्रश्न जिस पार्ट से है वहाँ भी पहला प्रश्न मेन पेपर में इसी पार्ट से मिलेगा आपको। इसमें दूसरा प्रश्न जिस पार्ट से है उसमें भी आपको दूसरा प्रश्न उसी पार्ट से मिलेगा। तो अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, आपके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए पहला प्रश्न पहले पार्ट से, और आपके पहले पार्ट का नाम स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत यानी प्राचीन भारत, तो उसमें से केवल 3 वंश आपके शामिल किए हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश। तो पहला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश में हमें 3 शासक पढ़ने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो सही उत्तर होगा इसका ए, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करेंगे? तो गुप्त काल की संस्कृति की बात है, उस समय क्या क्या सांस्कृतिक बदलाव हुए, उस समय क्या क्या कला का विकास हुआ, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं कक्षा 10 के अध्याय पहले में ही। दूसरा वंश है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में एक लोहे का ऐसा स्तंभ बना था गुप्त काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जो मेहरौली नामक जगह पे है, और ये मेहरौली दिल्ली में है वर्तमान में। कहाँ पे है? दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर से होगा। यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप कहाँ पे जाएंगे? दिल्ली जाएंगे।
तीसरा प्रश्न है, निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो देखिए, भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका और एशिया इन तीनों महाद्वीपों के मिलन स्थल पे है, जबकि लाल सागर एशिया और अफ्रीका के मिलन स्थल पे। तो इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश से निकलती है और इसका राष्ट्रीयकरण भी हो चुका है और ये मिस्र के कब्जे में है। तो ये दो महासागरों को मिलाती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित है? तो भाखड़ा नांगल राजस्थान के नक्शे से ऊपर भारत के नक्शे में आपने देखा हो पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब में नदी निकलती है सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। तो सतलज नदी पे है ये, तो इसका उत्तर होगा सतलज। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका मतलब इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो हमें ये देखना है गलत कौन सा है इनमें से। सुमेलित नहीं है, गलत वाला पे हमें टिक करना है। तो देखिए, आना सागर झील ये अजमेर में है, अध्याय 8 में मिलेगा आपको। अध्याय 8 से जल संसाधन वाला जो पार्ट है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में, तो ये सही है। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर, ये भी सही है। ताल छापर ये चूरू जिले में है, ये भी सही है। और फतेह सागर ये गलत है, फतेह सागर जोधपुर में नहीं है, ये उदयपुर में है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा फतेह सागर जोधपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब हमने पाठ 5 पढ़ा है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में अब इसमें ऑप्शन देखिए, डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद लोकतंत्र का, तो हमें पता है लोकतंत्र सही है। अब इसमें दूसरे ऑप्शन भी दे रखे हैं, जनतंत्र, प्रजातंत्र और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो मैं आपको बता देता हूँ, लोकतंत्र लोक माने भी जनता, जनतंत्र में जन माने भी जनता, और प्रजातंत्र में प्रजा मीन्स भी जनता। तो ये सभी एक ही अर्थ निकलता है इनका, इसलिए इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, यह कथन J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का है, और ये आपकी पुस्तक के अध्याय 5 लोकतंत्र में लोकतंत्र के जो गुण दे रखे हैं उनमें मिलेगा इसका उत्तर आपको। इसके बाद है अगला प्रश्न, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को जब बना था, उस समय लोकसभा सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा में उस समय सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, 500। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 552 अधिकतम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्य क्षेत्रों से होता है और शेष सदस्यों का निर्वाचन केंद्र शासित क्षेत्रों से होता है। तो इसका उत्तर होगा 500। लोकसभा की मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? 500। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना कहलाता है। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, रिसाइकिल करना, यानी पुनः चक्रण, क्या कहलाएगा? पुनः चक्रण। तो इसका उत्तर होगा पुनः चक्रण। इसके बाद है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो ये अध्याय 15, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि
तो भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं और पहली पंचवर्षीय योजना आज आज़ादी के बाद 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू की गई थी। 1 अप्रैल 51 से 1956 तक। तो इसका सही उत्तर होगा ए। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश के एक ही राजा का नाम ज़्यादातर हमें रटा हुआ है, हर्षवर्धन। लेकिन मैं बता दूं, इस वंश का संस्थापक हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन थे और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्री। तो वर्धन वंश का विश्व प्रसिद्ध राजा तो हर्षवर्धन है, लेकिन इसका संस्थापक है प्रभाकर वर्धन। इसके बाद राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? देखिए, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के कारण राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर रहता है कि इसको कब तक पद पर बने रहना है और कब नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 75,000 यानी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी 75,000 जनसंख्या पर एक विधायक का चुनाव किया जाएगा। राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है? राजस्थान का एक नगर है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ उत्तर होगा इसका। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 5 नवंबर। क्या होगा? 5 नवंबर। स्वच्छ भारत मिशन का कोई एक उद्देश्य बताइए। स्वच्छ भारत का मिशन का कोई एक उद्देश्य सिर्फ ग्रामीण भारत को स्वच्छता की ओर अग्रसर करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? 8वां प्रश्न, लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो देखिए, समाज में किसी भी तरह का भेदभाव, सामाजिक, वो धार्मिक, जातिगत या वर्ग भेद अगर नहीं हो तो ऐसा लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। यानी समाज में सभी तरह के भेदभाव समाप्त हो जाना ही क्या कहलाएगा? सामाजिक लोकतंत्र। इसके बाद भारत में तिलहन उत्पादन में, तिलहन राजस्थान का नाम आएगा। कौन सा राज्य प्रथम है? राजस्थान। तो भारत में राजस्थान पहले नंबर पे तिलहन उत्पादन में। फिर एक ग्राहम बेल ने का आविष्कार किया जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। तो संचार के साधनों में टेलीफोन होगा इसमें। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का विश्व में प्रथम स्थान है। देश का, देश पूछ रहा है और मैं राज्य का नाम बोल गया, तो इसमें देश होगा भारत। पहले नंबर पे भारत है पूरी दुनिया में बाजरा उत्पादन में। तो बाजरा उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताइए। ये मौर्य काल प्रथम पाठ मौर्य प्रशासन में मिलेगा आपको। उस समय तीर्थ कहा जाता था उस समय के अधिकारियों को। तो मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व अधिकारी हुआ करता था, जो राजस्व को की उगाही की जिम्मेदारी इसको दे रखी थी। तो राजस्व अधिकारी को उस समय समाहर्ता कहते थे। तो ये लगान वसूली का काम करता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को अंग्रेजों द्वारा पारित कानून रॉलेट एक्ट को
काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उस पर यह आरोप लगा दिए जाते थे कि यह देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त है, और इस आधार पर उसको केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, और उसके गिरफ्तारी के बाद वो ना कोई अपील कर सकता था, ना उसकी कोई दलील सुनी जाती थी, और ना कोई वकील करने का अधिकार उसे था। इसलिए इसको नो अपील, नो दलील, नो वकील कानून भी कहा जाता है। नकदी फसलें क्या हैं? कोई दो नकदी फसलों के नाम लिखिए। वे फसलें जो हमें नगद कमाई करने में मदद करें, या हमारी आय बढ़ाने के लिए जो फसलें ली जाती हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, आमदनी बढ़ा सकें, ऐसी फसलें नगदी फसलें कहलाती हैं। तो कोई भी दो फसल जैसे कपास है, मूंगफली है, गन्ना है, ये फसलें क्या कहलाएंगी? नगदी फसलें। इसके बाद है आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नॉर्मल प्रयास आप जानते ही हो। सरकार को ये कोशिश करे कि लोग शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, स्पीड को नियंत्रित रखें, यानी जो स्पीड है वाहनों की उसको नियंत्रित किया जाए, हेलमेट लगाई जाए दोपहिया वाहनों को चलाते समय, और चार पहिया वाहनों को चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाए, और क्रोध में वाहन नहीं चलाए जाएं। सरकार भी इसके लिए इस तरह से प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी वाहनों की उपलब्धता करवाए, जिससे लोग अपने निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। इसके बाद है भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो भारत में आर्थिक नियोजन यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, इनके दो उद्देश्य थे। पहला, हमारे पास उपलब्ध संसाधनों को अनुकूल तरीके से व्यय करना, और दूसरा, देश के आर्थिक विकास में सभी वर्गों को शामिल करने के प्रयास करना। तो ये दो उद्देश्य हो गए। फिर है किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? औद्योगिक प्रदूषण की बात है तो उद्योग जहाँ होंगे वहाँ प्रदूषण क्यों होता है? या तो उसका नदी नालों में उसका गंदा पानी जाए, तो उस गंदे पानी को नदी नालों में जाने से रोका जाए, उद्योगों के गंदे पानी को। पहला प्रयास। दूसरा, इसमें से जो जहरीली गैसें निकलती हैं उनके लिए इसमें चिमनियाँ लगाई जाएं, जिससे वो काफ़ी आसपास नहीं फैले, काफ़ी ऊंचाई पे वो जाए, और इसमें जो जल प्रयोग में लिया जा रहा है वो दूषित जल जो निकलता है उसको पुनः इस तरीके से प्रयोग में लिया जाए जिससे वो वहीं काम आ जाए और नदी नालों में ना मिले। इसके बाद है लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई दो परिस्थितियां लिखिए। लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई दो परिस्थितियां। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति तो ये है कि दल बदल कानूनों को सख्त किया जाए, जिससे नेता बार बार दल बदल के एक दल से दूसरे दल में ना जाएं और मौका परस्ती ना करें। और दूसरा, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जो पैसे का लेन देन चुनावों में होता है उस पर नियंत्रण किया जाए, चुनाव आयोग द्वारा प्रभावी नियंत्रण उन पर किया जाए, पैसे का लेन देन ना हो। इसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष के कोई दो कार्य लिखिए। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का नियंत्रण करता है, इसकी कार्रवाई को प्रारंभ करवाता है, लोकसभा का स्थगन या लोकसभा को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार, ये सारे, या लोकसभा का कार्रवाई को कब तक चलने देना है, किस सदस्य को बोलने का अधिकार देना है, किस सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार देना है, ये सारे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होते हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय करता है। तो इसके दो कार्य हो गए, एक तो लोकसभा की कार्रवाई का नियंत्रण करना और दूसरा
कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस पे ये निर्णय करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इसके बाद है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये आपके कोर्स में इस बार हटा दिया गया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो इस प्रश्न पे हमें नहीं जाना है। इसके लिए बोर्ड को भी लिखेंगे कि वो इस जो सिलेबस में जो चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए हैं उनको कृपया हटाए और नए मॉडल पेपर जारी करें, ये बात लिखी जाएगी। इसके बाद है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, इसमें अथवा में प्रश्न दे रखा है, इसको आप कर सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के मेन कारण क्या हैं? अशिक्षा, अज्ञानता और मनोरंजन के साधनों का अभाव, बाल विवाह और विभिन्न प्रकार की जो हमारी परंपराएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आप लिख सकते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण या अन्य कारण, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर है गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए। तो गरीबी निवारण के लिए सरकार को गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाएं और उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया जाए, उनके खातों में डायरेक्ट पैसा भेजा जाए और उनके लिए राशन, गरीबों के लिए राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए। इसके लिए हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो चली आ रही है वर्षों से, उसमें कुछ दोष हैं, उन दोषों को सरकार द्वारा दूर किया जाए और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार को प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद अथवा में इसी में प्रश्न है बेरोजगारी के कोई दो प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बच्चों बेरोजगारी के 6 प्रकार आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, तो उनमें से केवल 2 प्रकार पूछे हैं, तो 6 के नाम बता देता हूँ, उनमें से 2 का वर्णन करेंगे फिर हम। तो बेरोजगारी के जो 6 प्रकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरा चक्रीय बेरोजगारी, चौथा घर्षणात्मक बेरोजगारी, पांचवा आपके बेरोजगारी है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। और इसके अलावा एक तकनीकी बेरोजगारी है आपके कोर्स में। तो ये 6 बेरोजगारी हैं, तो मैं आपको 2 बेरोजगारियों के संक्षिप्त वर्णन के लिए मैं बता दूं। मौसमी बेरोजगारी को आप लिखना चाहें तो वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति किसी मौसम विशेष में या किसी ऋतु विशेष में बेरोजगार हो जाता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। किसी मौसम विशेष में, जैसे हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में किसान बेरोजगार हो जाते हैं, गर्मियों में बरसात नहीं होती है, तो फसलों के लिए पानी की अनुपलब्धता के कारण किसानों में जो बेरोजगारी आ जाती है गर्मियों में, वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। दूसरी बेरोजगारी है तकनीकी बेरोजगारी। तो तकनीकी बेरोजगारी में आपको बताऊं, जो नई तकनीक आई है, नई मशीनें आई हैं, ये आदमी से कहीं ज़्यादा काम करती हैं। पहले जिन कामों को आदमी करता था उन कामों को अब ये मशीनें करती हैं। तो मशीनें करने के कारण आदमी के लिए काम की उपलब्धता कम हो गई है, इसलिए तकनीक के आने के कारण जो बेरोजगारी फैली है, जैसे कंप्यूटर आने के बाद कंप्यूटर बहुत सारे लोगों का काम अकेला ही कर रहा है, तो वो लोग जो पहले काम करते थे अब कंप्यूटर उनको निकाल रहा है। तो इस तरह से कंप्यूटर की वजह से जो बेरोजगारी आई वो भी कौन सी है? तकनीकी बेरोजगारी। तो आप कह सकते हैं कि तकनीक के कारण या मशीनों के कारण जो बेरोजगारी फैलती है वो कहलाती है तकनीकी बेरोजगारी। इसके बाद है एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? आप उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता वह होता है जो किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करता है। मान लीजिए आप बाजार से कोई वस्तु लाते हैं, उसको अपने काम में लेते हैं, तो आप उसका क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, और आप उसके क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। अब आपको उपभोक्ता के रूप में कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करना है, ये ध्यान रखें कि जब आप वस्तु खरीदने जाएं तो उसको देखें कि जिस चीज़ के आधार पर आप उसे खरीद रहे हो, क्या उन चीज़ों को वो पूरा करती है। उन क्वालिटी, जिन गुणों को आप उसमें देख रहे हो, क्या वो गुण वास्तव में उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जब आप दुकानदार से उस वस्तु को खरीदें तो उसकी पूरी जानकारी लें
इसके अलावा उसका बिल लें, रसीद या बिल ज़रूर प्राप्त करें। और इसके अलावा वो वस्तु मिलावटी तो नहीं है, कहीं उसका टीवी पे झूठा प्रचार तो नहीं किया जा रहा है, इस सब की जानकारी लेने के बाद ही आप वस्तु को खरीदें। उस पर मार्क देखें, ISI मार्क वगैरह, इको मार्क वगैरह जो आते हैं उनको ज़रूर देखें। फिर इसके बाद अथवा में एक प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे। तो सूचना अधिकार 13 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ था और 2005 के बाद आप किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की सूचना इसके तहत प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको केवल एक एप्लीकेशन लिखना है। यदि सादा कागज़ है, और या तो बाज़ार से बना हुआ फॉर्मेट मिल जाएगा आपको मार्केट में, और अगर नहीं मिल पाता है तो आप सादा कागज़ पर लिखें, सेवा में श्रीमान, जिस विभाग को भी आप लिख रहे हैं उस विभाग का जो भी सूचना अधिकारी है, या सिर्फ सूचना अधिकारी लिख दें, सेवा में श्रीमान सूचना अधिकारी, और नीचे विभाग का नाम लिखें। फिर विषय लिखें, विषय सूचना प्राप्त करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं उक्त विषय में सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे उक्त सूचना उपलब्ध कराएं। तो ये एप्लीकेशन लिखने के बाद इसके साथ आप 10 रुपये नगद या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो डाक विभाग से मिलता है वो खरीदें, और इसके साथ उधर उस अधिकारी को नाम को लिखते हुए इसको भिजवाएं। इस तरह से आप उस विभाग से 1 माह के भीतर भीतर सूचना प्राप्त करेंगे। और अगर आपको 1 माह के भीतर वहाँ से सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आप किसी इसके ऊपर अपील कर सकते हैं, इससे अगले उच्च अधिकारियों के द्वारा इसकी अपील की जाएगी। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो शक्तियाँ तो महत्वपूर्ण हैं। 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं इसकी, सामान्यकालीन और आपातकालीन। तो सामान्यकालीन शक्तियों को भी फिर कई तरह की शक्तियों में इसकी में डिवाइड किया गया है, उनमें से एक है विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ क्या है? विधायी शक्तियाँ हैं ये है संसद के सत्रों को की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जब संसद कोई कानून बनाती है तो कानून बनाने के बाद जब विधेयक पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होते हैं, राष्ट्रपति इस पे वीटो कर सकता है या इसको पारित भी कर सकता है, इस पे हस्ताक्षर डायरेक्ट कर सकता है या संसद के लिए वापस लौटा सकता है सलाह देने के लिए। लेकिन अगर दोबारा संसद इसको पारित करती है तो इसे दोबारा से हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई धन विधेयक लोकसभा में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो विधेयकों से संबंधित जितने भी अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं वो सारे अधिकार राष्ट्रपति के विधायी अधिकार या विधायी शक्तियाँ कहलाते हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा में इन दोनों में से एक करना है आपको कोई भी। तो भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का अगर वर्णन करना है तो पहला कार्य आप लिख दें, यह मंत्रिपरिषद का निर्णय करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में सलाह का काम यही करता है, राष्ट्रपति करता है नियुक्ति मंत्रिपरिषद की, लेकिन उनको सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। इसके अलावा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है, और ये पूरे मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के फैसलों के बारे में सूचित करता है, और राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद को देता है। तो ये बहुत सारे कार्य प्रधानमंत्री के आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र से संबंधित। इस बार 2 प्रश्न आएंगे भारत के मानचित्र से संबंधित, 5-5 अंक के। अब तक
एक ही प्रश्न आता था, तो इस बार 2 प्रश्न हैं। भारत के मानचित्र में निम्न अंकित कीजिए भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो 5 प्रमुख कोयले क्षेत्र, तो आप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इस वाले क्षेत्र में, और तमिलनाडु में, कुछ अगर राजस्थान में दिखाना चाहें तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। बोकारो, ये आपको झारखंड में दिखाना है, ये भी कोयला क्षेत्र है। और रानीगंज, रानीगंज कोयले की खान, ये पश्चिम बंगाल में दिखानी है आपको। पश्चिम बंगाल आपको पता होना चाहिए राज्यों का, कौन सा राज्य भारत के नक्शे में किस जगह आता है। तो इसके अलावा आपको नेवली, ये तमिलनाडु में है, वहाँ पे भी कोयला निकाला जाता है। और इसके अलावा उड़ीसा में कुछ क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है, और राजस्थान के भी बीकानेर वगैरह, बीकानेर है, पलाना और बरसिंगसर, इनमें कोयला निकाला जाता है। तो आपको इन क्षेत्रों का नक्शों में पता होना चाहिए, ये दिखाए जाएंगे आपको नक्शे में। फिर है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। ऐतिहासिक स्थल आपको दिखाने हैं। दिल्ली, दिल्ली की स्थिति आपको पता है। दिल्ली राजस्थान का नक्शा जो भारत में आप देखते हो, उससे थोड़ा सा आपको पूरब उत्तर पूर्व दिशा में दिखाना है। हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, और राजस्थान से थोड़ा सा दूर दिखाते हैं इसको। इसके बाद लखनऊ, लखनऊ, झांसी, कानपुर और बनारस, ये चारों उत्तर प्रदेश में दिखाने हैं आपको। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजस्थान का पड़ोसी है, तो लखनऊ राजधानी है वहाँ की। झांसी, जहाँ के झांसी की रानी जहाँ की हुआ करती थी। कानपुर, कानपुर भी एक बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है। और बनारस, जहाँ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं, वो बनारस। तो ये सभी जगह, दिल्ली को छोड़कर सभी आपको उत्तर प्रदेश में दिखानी है। अथवा अगर आपसे ये प्रश्न नहीं होता है तो आप अथवा वाला नीचे वाला प्रश्न कर सकते हैं। अमृतसर, ये पंजाब में दिखाना है आपको। पंजाब राजस्थान के नक्शे के जस्ट ऊपर आता है भारत में। और बम्बई, बम्बई राजस्थान के नीचे जो गुजरात है, गुजरात से भी नीचे महाराष्ट्र है, उस महाराष्ट्र में आपको बम्बई दिखानी है। जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान में बीचों बीच में दिखा दें आप। गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश में दिखाना है आपको। और कलकत्ता, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल में आपको दिखाना है। इसके बाद 26वां प्रश्न, सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अध्याय 26 में जाइए, वो सॉरी अध्याय 2 में, आपके सामाजिक ज्ञान की पुस्तक कक्षा 10 के अध्याय 2 में जाइए। वहाँ जहाँ सल्तनत कालीन प्रशासन है वो दे रखा है, तो उसमें सल्तनत कालीन प्रशासन को आपको केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और नगरीय प्रशासन में बांटना है। उस समय सैन्य प्रशासन क्या था, न्याय व्यवस्था क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रशासन में बतानी है। कौन कौन से अधिकारी होते थे और उन अधिकारियों का काम क्या था, ये सारी चीज़ें। फिर है छत्रपति शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छत्रपति शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसने कौन कौन सी तो विजय प्राप्त करी, कौन कौन से इसने किले बनवाए, क्या क्या सामाजिक और धार्मिक बदलाव इसने किए उस समय। तो जो जो काम इसने किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, जो महान काम किए हैं, वो सारे काम इसमें दिखाने। यही स्थिति हम्मीरदेव चौहान की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन इसमें है। इन तीनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है। 27वां, वैश्वीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या है? पूरे विश्व का आर्थिक रूप से एक गांव की तरह हो जाना, एक गांव की तरह व्यवहार करना, एकीकृत हो जाना पूरे विश्व का, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। तो इसमें आपको विश्व में क्या क्या बदलाव हुए हैं उनका वर्णन आपकी पुस्तक के अनुसार करना है। और फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको मैंने जुलाई 1991
में उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने वित्त मंत्री का दायित्व सौंपा था माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और मनमोहन सिंह ने उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। भारत पे केवल 2 हफ्तों का विदेशी मुद्रा बची हुई थी, तो भारत कर्ज लेने की स्थिति में आ गया था, बहुत ज़्यादा कर्जदार होने की स्थिति में। इसलिए मनमोहन सिंह को कड़े फैसले लेने पड़े और आर्थिक सुधार लागू करने पड़े, जिसमें मनमोहन सिंह द्वारा 3 नीतियां लागू की गई। उन तीनों नीतियों का आपको अलग अलग से वर्णन क्रम से करना है। आपको नाम बता देता हूं मैं। ऊपर नाम दिया है वैश्वीकरण, इसके अलावा निजीकरण और उदारीकरण। तो 3 नीतियां हैं, तीनों का अलग अलग वर्णन करें। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो निजीकरण क्या है? सरकार द्वारा निजी व्यक्तियों को उद्योग लगाने की अनुमति देना और सार्वजनिक उद्योगों को कम करना, ये कहलाता है निजीकरण। दूसरा है उदारीकरण। उदारीकरण है जो उद्योग लगाने या आर्थिक रूप से जो लोग उद्योग या अन्य कोई संस्थान खोलना चाहते हैं उनकी बाधाओं को दूर करना, उनके रास्ते में आने वाली समस्याओं जैसे लाइसेंस व्यवस्थाओं को हटाना या लाइसेंस व्यवस्था कुछ उद्योगों तक ही सीमित करना, उनकी बाधाओं को हटा देना, जिससे उनको उद्योग खोलने में कोई परेशानी ना हो, ये कहलाया उदारीकरण। और वैश्वीकरण का मैं आपको ऊपर उदाहरण दे चुका हूँ कि पूरे विश्व का एक हो जाना, यानी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आके अपनी अपनी कंपनियां अपने अपने उद्योग खोलेंगे और हम जाके विदेशों में अपने उद्योग खोलेंगे, तो सारा विश्व एक गांव की तरह हो जाएगा, ये कहलाएगा वैश्वीकरण। इसके बाद है स्वदेशी की अवधारणा। तो स्वदेशी क्या है? अपने देश की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करना, खुद के देश में बनाओ और खुद के देश में उपयोग करो, यह कहलाता है स्वदेशी। तो स्वदेशी की अवधारणा की जो बात है वो वर्तमान में पुरजोर मांग चल रही है इसकी कि भारत में स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाए। तो स्वदेशी यानी स्वयं के देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना। अंतिम प्रश्न है आपका, राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे? तो राज्यपाल की शक्तियां दे रखी हैं पुस्तक के अध्याय 7 में आपको राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की और विधानसभा अध्यक्ष, इन तीनों की शक्तियां आपको मेन पेपर में भी आएंगी और ये मॉडल पेपर में भी दे रखी हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपको हूबहू मिल सकता है। तो राज्यपाल की शक्तियां और मुख्यमंत्री की शक्तियां और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे? तो ये विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां दे रखी हैं, तो इन तीनों की शक्तियां आपको पुस्तक में से बिंदुवार देखनी है और उनको फिर पेपर में लिखना है। तो अब इनको इतनी डिटेल से मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि ये लिख के और बताया जाए, क्योंकि मेरे सामने अभी मॉडल पेपर ही है। तो ये आपका सामाजिक ज्ञान कक्षा 10 का मॉडल पेपर, जिसमें कुल 28 प्रश्न, 80 अंक का है। 20 अंक आपके होमवर्क के जाएंगे और समय वही रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट। तो आज का मॉडल पेपर ठीक है, धन्यवाद।